मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। देखिए, मैंने आपसे कह चुका हूं 10 मरतबा, आप खबर को मैं दोहराना नहीं चाहता। 31 जुलाई तक बहुत सारी तहकीकातें होंगी। 31 जुलाई तक झाड़ू फिरेगा और 31 जुलाई तक थोड़ा सा मार्जिन भी दे दें, क्योंकि जून का महीना मैं कोई प्रॉमिस नहीं हूं। और शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं कि मैं यहाँ ना, उसको पता लग गया कि मेरा नाम वॉच लिस्ट में आ गया है और मैं जा रहा हूँ ECL में। चीनी स्कैंडल में जो लोग आए हैं, कौम माफ़ नहीं करेगी और हमने अगर ज़रा सी भी कोताही की तो कौम हमें भी माफ़ नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं हिना आदिल। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब। पढ़ेंगे आज के पहले टॉपिक की जानिब। नैब की कार्रवाइयाँ एक बार फिर से तेज़ हो गई हैं। इस बार सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमा भी नैब के निशाने पर आ गए हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के बाद अब वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। उन पर वजारत मजहबी उमूर की इमारत मिली भगत से अपने बिजनेस पार्टनर को लीज पर देने का इल्ज़ाम है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान आमदन से ज़ायद सासों के केस में अदालत से रुजू कर चुके हैं। उधर लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल LNG केस में तलबी के बावजूद नैब के सामने पेश नहीं हुए। इसी मुनासबत से आज का बड़ा सवाल है, ईद के बाद कौन कौन सी अहम गिरफ्तारियों का इम्कान है। अयाज खान साहब, आपकी जानिब आऊँगी। शेख रशीद साहब कई दिनों से 31 जुलाई के इससे पहले बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों की पेशगोइयाँ काफ़ी दिनों से ही कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में अब कौन कौन सी अहम गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं? जहाँ तक नून लीगी ज़राए का ताल्लुक है तो वो कुछ नाम लेते हैं। कुछ गिरफ्तारियाँ पहले भी हुई थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम है, राना सनाउल्लाह हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, और अब एक नया नाम जो मियाँ जावेद लतीफ़ का है। इससे पहले ज़ाहिर अभी तक मियाँ जावेद लतीफ़ गिरफ़्तार नहीं हुए। उनका ख्याल ये है कि हमें इसलिए गिरफ़्तार करना चाहती है हुकूमत के अगर हम जेलों में होंगे तो ज़ाहिर है वोकल हैं, बात करते हैं, तनकीद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं होगी और हुकूमत आराम से की जा सकेगी। अब इसको बैलेंस भी करना है, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया फिर शुरू हो जाता है। मीडिया वो पहले वाला मीडिया तो है नहीं, ये पहले से बहुत आज़ाद मीडिया है, ये सवाल उठाना शुरू कर देता है। तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए। अब फिर कुछ वुज़रा के पहले नाम आए थे लेकिन वो फिर रुक गए कि नहीं, इनको छेड़ा तो शायद को बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा। फिर कोई कम नुकसान वाले वज़ीर ढूंढे गए। उसके बाद चौधरी बरादरान के हवाले से भी जब उन तक खबर पहुंच गई कि हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाने वाला, हालांकि आपको याद होगा कि चेयरमैन नैब खुद वजाहत कर चुके थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद चूँकि बैलेंस करना था तो चौधरी बरादरान फ़ौरन हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि जी ये कार्रवाई होने वाली है, लिहाजा ये गलत है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आज ये नाम है, कल इसमें कोई नाम एक निकल सकता है, कोई ऐड हो सकता है। उसकी वजह ये कि कुछ लोगों को समझा जाता है कि वो एक दफ़ा जब हो आते हैं तो फिर निस्बतन खामोश हो जाते हैं, वो तो ठीक हो जाता है, फिर उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन कुछ लोग शायद ज़्यादा लीथल हो जाते हैं गिरफ़्तारी के बाद, जब वो रिहाई उनको मिलती है, तो इसलिए शायद गिरफ़्तार करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस हैं, अभी हम हतमी बात कोई नहीं कर सकते। शेख रशीद साहब के पास हो सकता है कोई नाम भिजवा दिए गए हों, वो इतने वसूख से कहते हैं। हम सिर्फ स्पेकुलेशंस की बात कर सकते हैं जो जहाँ जहाँ हो रही है उस हवाले से, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब, आप किस किस को देख रहे हैं नैब के रडार पर आगे? जी, नैब का रडार क्या है, जो चीज़ कहानी जहाँ से भी चल रही है, सिंपल सी बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के हवाले से नैब की वजाहत बल्कि मजीद इल्ज़ाम था। उन्होंने पहले तो ये कहा कि जी हम पुरानी इंक्वायरियों का क्या करें, उनका तो कोई फैसला ही नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है हम उनको बंद तो नहीं कर सकते। फिर दूसरी वजाहत 10 मिनट के बाद आई कि कोई नया केस नहीं हो रहा। तो अगर वो वजाहत मुतमईन होती तो फिर तारिक बशीर चीमा वज़ीर आज़म से उस वजाहत के एक हफ्ते के बाद ना मिलते, और उन्होंने फिर ये बयान भी जारी किया कि 24 घंटे के अंदर वज़ीर आज़म बताएंगे कि ये क्या है। लेकिन उसके बाद सब तरफ से खामोशी है। उनका एहतजाज पहुंच चुका, वो हाई कोर्ट जा चुके, केस अभी अपनी जगह पे मौजूद है।
फिर वो जो रटा रटाया बयान हम अक्सर कहते हैं कि जो आता है कि नैब केस नहीं देखता, फेस नहीं देखता, केस देखता है, वो जारी हुआ। और सरवर खान के खिलाफ फिर एक इंक्वायरी इनिशिएट होने की एक इन्हीं की तरफ से लेटर लीक किया गया, नैब की अपनी तरफ से। और फिर अब ये नूरुल्लाह कादरी की बात आई। बात ये है कि वो सही है या गलत है, मखदूम खुसरो बख्तियार पे नैब क्यों खामोश है? जब ये खबरें आई कि उनकी इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हो गई तो उसको मुल्तान से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। ये जहां बयान देना चाहिए, वजाहत देनी चाहिए, बिल्कुल नैब की तरफ से कोई वजाहत नहीं आती। जहां हुकूमती लोगों की बात आती है वहां पे खामोशी और पुरस्रार खामोशी होती है। कंप्लेंट वेरिफिकेशन पे आपको पता है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो आज चीमा था। इंक्वायरी स्टेज पे किया गया फवाद हसन को, बाकी लोगों के रेफरेंस तक दायर हो चुके हैं, अभी भी इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में मौजूद है रेफरेंस, और किसी को पकड़ा नहीं गया और किसी के वारंट भी नहीं नैब ने इशू किए। बड़ा मशहूर केस है, आएगा आगे आने वाले दिनों में। तो ये जो कहानियां हैं इसको हम फर्ज कर सकते हैं कि जी ईद के बाद दोनों तरफ चलेगी, जो शेख रशीद साहब बयान देते हैं। कोई दोनों तरफ नहीं है, कहानी एक तरफ की है कि जो बोलेगा उसी को जवाब देना होगा। और ये जो जायदाद का इशू है, इस पे तो जिसको मर्जी डाल दें, ऑफिसर्स पे एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स डाल दें और सबको लंबा डाल दें। लेकिन ये बात ये भूल गए कि ये जो बार बार हिज़्ब इख्तिलाफ, खास तौर पे नून और पीपल्स पार्टी के चक्कर में कह रहे हैं कि नैब के कानून में जो हमने आर्डिनेंस ला के तरमीम की थी अब नहीं आएगी, तो ये कोई काम भी नहीं कर सकेंगे। पहले भी ब्यूरोक्रेट्स ने इनके 15 महीने घुटने लगवा दिए, उसके बाद आर्डिनेंस चेंज हुआ, अब ये फिर छोड़ चुके हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी इनका काम नहीं करेगी। इनको समझ लेना चाहिए कि इस तरह तरीकों से पैंतरे बदलने से हुक्मरान को काम करना चाहिए, गवर्नेंस की तरफ आना चाहिए और नैब के साथ बैठ के बात करें। नैब ऑटोनोमस जरूर है लेकिन वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से बाहर नहीं है, उसके साथ बात भी होनी चाहिए और तरीक़ाकार को दुरुस्त भी करना चाहिए। ठीक है। अमजद शुएब साहब, आप क्या देख रहे हैं, ईद के बाद कौन कौन सी अहम गिरफ्तारियां जो हैं उनका इम्कान है? देखिए, बात यह है कि गिरफ्तारियां होना ना होना वो एक मटेरियल है, बिल्कुल हो भी सकती हैं। आपने देखा कि वज़रा में से तो किसी की भी गिरफ्तारी पहले नहीं हुई और मैं नहीं तवक्को करता कि अब भी इनमें से किसी की गिरफ्तारी होगी, लेकिन केसेस तहकीकात का किस्सा चलेगा। अब जहां तक मिफ्ताह इस्माइल का ताल्लुक है या और ऑपोजिशन के लोग हैं, जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब का केस भी दोबारा एक तरफ से बड़ा जोर शोर से सामने आ रहा है, बात हो रही है, नए एविडेंसेस मौजूद हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस चला था तो पूरे केस के दौरान उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। गिरफ्तारियों का मेरा अपना ख्याल है कि मामला कुछ ठंडा पड़ जाएगा, अब गिरफ्तारियां शायद ना करें और इसी तरह लोगों को बुला के पूछने का काम करते रहे। ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन असल किस्सा ये है कि क्या वाकई एहतसाब हो रहा है? आपने कितने केसेस सुने पिछले 1.5-2 साल में? रोजाना की बुनियाद पे एक सनसनीखेज किस्म का हंगामा खड़ा करके केस सामने आता था और फिर उसके साथ साथ तहकीकात, बाज जगह पे बाज लोगों को अरेस्ट भी करके रखा। शायद खाकान अब्बासी उसमें रहे जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, मिफ्ता भी अंदर उनके पास रहे, लेकिन उसके बाद इन केसेस का बनता कुछ नहीं। उसमें आके अगर तहकीकात देखी जाए तो लगता है कि तहकीकात मुकम्मल नहीं, उनमें कोई कमजोरी है। रेफरेंस देखा जाए तो वो कमजोर नजर आता है। जज के पास चले जाए तो जज की दिलचस्पी नजर नहीं आती, या वो अरशद मलिक जैसा जज हो तो पैसे का भी चक्कर आ जाता है। सो इन हालात में जहां सिस्टम वही है पुराना और वो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है जो कि करप्ट लोगों की हेल्प करता रहे, इमदाद करता रहे और उनको नैब के प्रोसेस के जरिए वो उनको फारिग करवाता रहा है, उनके केसेस खत्म होते रहे हैं, तो वो इस तरह से उनकी मदद हो जाती है क्योंकि उनका पैसा भी बच जाता है करप्शन का और उसके साथ साथ उनका धब्बा भी धुल जाता है। और दुनिया को कहते हैं कि जनाब इतनी देर हमें रखा, क्या निकला? तो यूसुफ गिलानी का केस देख लें, डॉक्टर आसिम का देख लें, परवेज अशरफ का, राजा परवेज अशरफ का देख लें, शर्जील में साल से पड़े हुए और वो दंदना रहे हैं। सराज दुरानी को देख लें, जिस दिन केस खुलता है उस दिन बात होती है कि जनाब बड़े सबूत निकल आए, ये निकल आया, वो निकल आया। आपकी समझता है कि बस कल तक तो अब इनको जेल हो जाएगी, लेकिन आप देख लें कुछ नहीं होता। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या अब इस करप्शन के साथ, इस गलत निजाम के साथ इसी तरह जीना पसंद करेंगे। ये हुकूमत जो है ये भी अपने नारे के साथ सच्ची नहीं है। इन्होंने करप्शन के ऊपर हुकूमत ली
लेकिन ये कवानीन ऐसे बना रहे हैं जिनसे करप्शन को लीगल कवर दिया जा रहा है। ठीक है, लतीफ़ चौधरी साहब, आप किस किस को देख रहे हैं नैब के निशाने पे? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में किसी पे मुकदमा बनाना और गिरफ्तारी करना ये बहुत आसान काम है, ख़ास तौर पे जो इक़्तिदार में हों। तो अब नून लीग के जो ज़राए जिन जिन शख्सियात का नाम लेते हैं कि जी अभी अयाज साहब ने बताया भी, तो कोई ऐसी बात उसमें क्या कह सकते हैं कि जी उनको नहीं किया जा सकता। उनके ऊपर पहले भी ख़बरें आ रही हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे केसेस भी हैं, मिफ्ताह इस्माइल पे भी हैं और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी हैं। तो लिहाजा गिरफ्तारियाँ तो हो सकती हैं। असल मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके पास आवाम को डिलीवर करने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है। ऐसे बहरान, एक कुदरती तौर पे एक बहरान वबा ऐसी आई कि अब तो उनसे सवाल भी पूछने वाला कोई नहीं ना। जिनको वो गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो वो अपनी जान छुड़ाएगा कि वो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करेगा। अवाम सारी खैरात पे लग गई है, वो कहते हैं कि चलो कहीं ना कहीं से कोई चंदा ही मिल जाए तो बेहतर है। काम करने की आदत वैसे ही इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दी है। तो नैब का जो अदारा है, मैं पहले दिन से भी कह रहा हूँ कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसका काम ये नहीं है कि वो किसी से पे केस साबित कर दे, वो किसी पे कर दे, वो सिर्फ उस बंदे को जिसको समझा जाता है कि ये बड़ा कोई आकड़ खां किस्म का आदमी है, तो उसकी वो अकड़ को ख़त्म करना होता है। हमारे पंजाब में देहात के अंदर जो चौधरी लोग होते हैं, वो किसी बंदे को अच्छे कपड़े पहनते हुए गुजरते देख लेना तो वो कहते हैं कि यार ऐसा तो कुछ करिए, जाकर वो क्या थानेदार को बुलाते हैं तो एक गुमनाम पर्चा दर्ज, उसको पंजाबी में कहते हैं गोल पर्चा, तो वो गुमनाम पर्चा थाने में दर्ज करा देते हैं। तो उसके शुबे में तो वो पुलिस जो है ना वो आधे गांव को पकड़ के थाने में ले आती है। उसमें वो सफ़ेद कपड़ों वाला बंदा भी होता है, वो सबको छोड़ देता है, उसको पकड़ के हवालात में बंद कर देता है कि जा बच्चों अब तू जमानतें करवा, पहले अदालतों में जा। वो बेचारा उसका इतनी आत्मा रुलती है कि वो बाद में आके माफ़ी मांग लेता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं मेरी गलती बता दे कि क्या थी। तो वो फिर उसको गलती बताते हैं कि तू सलाम नहीं सी कर दूँगा, तो फिर वो कहता है अच्छा जी मैं आपको सलाम कर लिया करूँगा। तो यही मामला नैब की ये जिम्मेदारी है, जब वो सलाम पे राज़ी हो जाते हैं तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, केस ख़त्म हो जाते हैं। नूरुल हक कादरी साहब से भी कोई गुस्ताखी ज़रूर हुई है, हल्की फुल्की, और उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता कोई भी। तो अब उस गलती के ऊपर उनको लिया गया है और मेरा ख्याल है कि वो इसके मुस्तहिक हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई आप एक कैसे गलती करते हैं। जब आप एक कंप्रोमाइज़ करके वजारतें लेते हैं तो उस वक्त आपको नहीं पता चलता कि हक क्या है और सच क्या है, तो फिर अब उसकी भुगते। तो जहाँ तक दूसरे पीटीआई के लोग हैं, खुसरो बख्तियार का नाम लिया गया, तो वो उस पर उनकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए, और वो इतने उनके लिए मसाइल भी पैदा नहीं कर रहे। और वो जनूबी पंजाब महाज, यानी जिसके पास ब्लैक मेलिंग की कुव्वत है वो बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, और प्रवेश खटक पे भी इसीलिए हाथ नहीं डाल सकते कि वहाँ से रिएक्शन आने का खतरा है। नूरुल हक कादरी के बेचारे का कोई नहीं है, इसी तरह गुलाम सरवर है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद इलियास साहब, देखिए जी, सूरत हाल ये है कि पहले भी इन्होंने गिरफ्तार किए, उन पर केस चले, जमानतें हो गई, आज तक रिकवरी नहीं हुई। अब ये कौन सा काम करेंगे? ये तो अभी बातें उड़ रही हैं, अभी तो कोई ऐसे केस नहीं है। जो केस हैं, जो अयाज साहब ने बताया कि ये तो जारी है। राना सनाउल्लाह से उन्होंने डिटेल्स मांग ली उनकी प्रॉपर्टी की, अभी वो चेक कर रहे हैं, तो उनकी ना उनसे वो मुतमिन नहीं है। नैब ने मज़ीद उनसे मांगी है इसके बारे में क्लैरिफिकेशन। इसी तरह जवेद लतीफ़ साहब हैं, उनके भी चल रहा है, लेकिन ईद के बाद नहीं, ये एक प्रोसेस है, जिस तरह चलेंगे मज़ीद जो नए चेहरे कह सकते हैं कि सामने आ सकते हैं, जिनको लाया जा सकता है। अभी गवर्नमेंट उनको केस तलाश कर रही है, बात पहले लीक हो गई है, अब पता नहीं उस पर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता, गिरफ्तारियाँ होती कि नहीं होती। ये वक्त अगर ये खामोश रहेंगे, अगर ये बात निकल आई है तो ये लोग खामोश रहेंगे तो किसी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, केस ऐसे ही चलेंगे। बहरहाल सूरत हाल ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है कि उनको दोबारा बुलाया है अब 2 जून को ईद के बाद। ये सूरत हाल सबके लिए है कि उसमें देखते हैं कि क्या है, क्योंकि उनके एसेट्स का केस है। पहले गवर्नमेंट बनाती थी दूसरे केसेस वगैरह जो नैब की जानिब से होते थे कि कोई उन पर करप्शन का ये वो, उन एलिगेशंस पे कोई साबित नहीं होता बाद में। तो अब ये एसेट्स के केस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एसेट्स के केस में हर एक ने अपने जो होती है इनकम टैक्स की रिटर्न में
उसमें कोई न कोई फजिंग की होती है, उसमें रद्दोबदल किया होता है टैक्स बचाने के लिए, तो जो इसमें असासे वगैरह का उसमें डिफरेंस वगैरह आता है। बास पैसे बाहर से इधर से लोकल पैसे भेज के TTM हुआ के उसको मनी, ब्लैक मनी को वाइट किया गया है। तो इसमें तो काफ़ी लोग जो हैं बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिशियन दूसरे भी हैं जो कि बिजनेसमैन, वो उन सब के भी इसमें आ जाता है कि उनकी ब्लैक मनी है जो वाइट हुई है उसमें सब ये गिरफ्तार होते हैं, इन पर केस चलते हैं। तो ये सूरत हाल है कि इसमें जो देख लेंगे जिसका जितना तगड़ा केस होगा, जो जितना ज़्यादा तंग करेगा वो उतना ज़्यादा काबू आएगा। ठीक है, फैसल हुसैन साहब आपकी क्या राय है? देखिए, अब ये तो जो सवाल है ना वो बिल्कुल ही जो है वो एक गैर मायने हो गया कि क्या होगा क्या। यहाँ तो जो आदमी बोलता है उसके खिलाफ फाइल खोल दी जाती है, जो आदमी चुप हो जाता है तो वो फाइल जो है ऑटोमेटिकली खुदकार निज़ाम के तहत जो है वो बंद हो जाती है। ये सवाल आप किसी से भी पूछेंगे आपको हर तरफ से एक ही जवाब मिलेगा। तो बहरहाल ये हुकूमत, यही हुकूमत साबका हुकूमतों की रविश थी, यही जो है वो मौजूदा हुकूमत की रविश है। तो ये हुकूमत जो तब्दीली का नाम लेकर आई थी, तो बहरहाल तब्दीली तो किसी किस्म की इधर नहीं है। जिस तरह पहले पाकिस्तान चल रहा था उसी तरह अब पाकिस्तान चल रहा है, बल्कि अब का जो पाकिस्तान है वो पहले वाले पाकिस्तान से जो है अगर कोई तब्दीली आई है तो वो ये आई है कि मौजूदा पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से ज्यादा बदतर हो गया, मजीद लोगों के हालात खराब हो गए। जो सरकारी इदारों में जो अफसरान का रवैया था, जो फाइल जिस तरह चलती थी और रुकावटें उसमें पैदा हो गई, करप्शन जो है पहले से ज्यादा बढ़ गई, जो रेट ऑफ गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई। जिस तरह इदारों को अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था उसी तरह इदारों को अभी भी मुखालफिन के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत की कारकर्दगी का तो आप ये अंदाजा लगा लें कि हुकूमत की अपने जो वज़रा है, वफाकी काबीना है, वही मौजूदा हुकूमत से, वही वज़ीर-ए-आज़म से, वही उनके रवैये से, वो उनके मिजाज से, उनके तर्ज़ सियासत से, जो हुकूमत चलाने का अंदाज है उससे वही मुतमईन नहीं है। तो बाकी आम आदमी से आप क्या सवाल पूछेंगे कि वो मुतमईन है या नहीं है? जो वज़ीर-ए-आज़म की किचन कैबिनेट है वो खुद ही जो उनसे मुतमईन नहीं है। बस जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा। अब क्या कर सकते हैं? एक वक्त का जबर है, बर्दाश्त करना है, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। वक्त का जबर सब बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा आपको भी बर्दाश्त करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक बेहतर करे पाकिस्तान के इंशाल्लाह। एक्सपर्ट आया आपने जानी आज का दूसरा बड़ा सवाल होगा, कोरोना पर कंफ्यूजन की शिकार हुकूमतें टिड्डी दल का मुकाबला कैसे करेंगी? इस पर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए NLCC का क्याम लाया गया है प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस पे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ताउन के साथ। DPP के 3 जहाज़ हैं, वो तीनों के तीनों अगले 3-4 दिनों में अवेलेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 9 जहाज़ इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड अवेलेबल होंगे काम करने के लिए। जितनी कोशिश की जा रही है ग्राउंड के ऊपर उसकी भी स्टॉक टेकिंग की गई है। जहाँ जहाँ कहीं गैप्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उन शॉर्टफॉल्स को मीट करने के लिए रिसोर्सेज को एक दफ़ा दोबारा रीआर्टिकुलेट किया जा रहा है और इनके साथ आर्मी की टीम भी इस जहत में भरपूर तरीके से शामिल है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इसमें शामिल हैं, आर्मी की गाड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं, आर्मी के ट्रुप्स और इक्विपमेंट भी इसके अंदर शामिल है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की महसूस की गई थी कि इस तमाम एफर्ट को जो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे मिलकर कर रहे हैं इसको हार्मोनाइज़ किया जाए, इसको सिनर्जाइज किया जाए। कोरोना के साथ साथ टिड्डी दल के मुल्क भर में ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। अब तक 53 अजला इससे मुतासर भी हो चुके हैं, जहां हज़ारों एकड़ पर ज़ेरे काश्त आम, तरबूज, कपास, सब्जियों समेत कई फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसान और काश्तकार सख्त परेशान हैं और अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल से बचाव के इक़दाम भी कर रहे हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा और फूड एंड एग्रीकल्चर ने खबरदार भी कर दिया है कि अगर टिड्डी दल को बर वक्त कंट्रोल न किया गया तो 600 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। दूसरी जानिब NDMA और वज़ारत फूड सिक्योरिटी को भी सूरत हाल की संगीनी का अदराक हो गया है और आज बताया गया है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए चारों सूबों में 3000 से ज़्यादा टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं, स्प्रे किए जा रहे हैं और पीर से मुल्क भर में 9 जहाज स्प्रे के लिए दस्तयाब होंगे। इसी मुनासबत से सवाल हमारा यह है कि कोरोना पर कंफ्यूजन की शिकार हुकूमतें टिड्डी दल का मुकाबला कैसे करेंगी? फैसल हुसैन साहब आपकी जानिब आऊंगी। पहले कोरोना और लॉकडाउन ही काफ़ी नहीं था, अब हुकूमत टिड्डी दल का मुकाबला कैसे करेगी? देखिए, तकरीबन 5 महीने पहले या शायद 6-6.5 महीने पहले सिंध में और कराची में भी टिड्डी दल ने जो है वो हमला कर दिया था। उस वक्त जो है ये बहस शुरू हो गई थी कि टिड्डी दल मारना जो है वो किसका काम है, वज़ीर आला का काम है या वज़ीर आज़म का काम है। तो इस पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो है
वो जंग शुरू हो गई थी। सूबाई वज़ीर आला ने एक लेटर भी लिखा था कि वफाक आके जो है ये टिड्डी दल मारे। तो हम तो इस बहसों में लगे रहते हैं टिड्डी दल को मारना क्या। कोरोना जब आया, कोरोना में हमारी जो हिकमत अमली थी, हमने सिर्फ फॉलोइंग काम किया कि फलाने मुल्क ने ये कर लिया, हम भी ये कर लें। हमने किसी डेटा की बुनियाद पे काम नहीं किया, हमने कोई साइंटिफिक जो है बुनियादों पर कोई काम नहीं किया। जो आज इसका जो सूरत-ए-हाल हुई, जो माशी तबाही आई है कोरोना के बायस पाकिस्तान में, उसमें एक बहुत बड़ा सबब जो है हमारे बर वक्त फैसले ना करने का था। जो हमने जो हालात के मुताबिक फैसले नहीं किए। इस वक्त दुनिया में एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि दुनिया से जो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट था वो दुनिया से वो खत्म होने जा रहा है। हमें पता ही नहीं इस मुल्क के जो पॉलिसी साज हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या डिबेट चल रही है। अब जर्मनी ने तो बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया कि हम अपनी तमाम चीजें हम खुद बनाएंगे, बाहर से कोई चीज नहीं बनाए। इस पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे सब हम टिड्डी दिल में लगे हुए हैं। टिड्डी दिल को मारना किसने और कैसे मारना है, हमारे मसाइल तो ये है। तो बहरहाल अल्लाह ताला वही हर सवाल के जवाब एंड इसी बात पे होता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। आमीन। ठीक है, आमीन। आमिर साहब, पहले ही मईशत जो है उसे बदतरीन नुकसान पहुंच रहा था, अब टिड्डी दल का मुकाबला कैसे करेंगे हम? यहाँ सबसे ज्यादा इस पे तवज्जो की इमरान खान साहब ने, असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी कि जहाँ हम स्टील मिल ठीक करेंगे, नौकरियां देंगे, उसमें कहा था एग्रीकल्चर को हम। लेकिन जो पहले साल मिनिस्टर लगाया साहबजादा महबूब सुल्तान, उनके बारे में वजीर आजम ने अपने लोगों से कहा कि यार मैं इसको लगा के पछता रहा हूँ, ये तो एक बात भी नहीं कर सकता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। तो जब वो वहां नाकाम हुए तो मखदूम खुसरो बख्तियार को ढूंढा। उन्होंने अभी आके तजर्बे चेक किए थे तो उनको इकनॉमिक अफेयर्स में भेज दिया। अब बहरहाल एक कम्बिनेशन अच्छा बन गया कि सैयद फ़खर इमाम वजीर और उमर हमीद वहाँ वफाकी सेक्रेटरी हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। अब साथ पाक फौज मिल गई है, लेकिन फौज के आने और मिलने से पहले जो वबा को कंट्रोल करने का टाइम था वो हमारी हुकूमत ने सारा ज़ाया कर दिया। सूबे चीखते रहे, वफाकी हुकूमत में प्लांट प्रोडक्शन के जहाँ जहाज होते थे सब कुछ थे वो ज़ीरो हो गए। आपने कुछ नहीं किया। अब आपको वही हंगामी सूरत हाल लेके अब आप फिर मांगने खड़े हो जाएं। भाई प्लानिंग आप किस चीज़ की कर रहे थे बैठ के? आपने क्यों नहीं सोचा? अब हर जगह पे हाहाकार मची है, पूरे पाकिस्तान इस पे चीख रहा है कि ये वबा जो है और ये खित्ते से फैलती है। आपको तो न सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, तो अफगानिस्तान, ईरान सबसे बात करनी पड़ती है। पिछले दिनों सार कॉन्फ्रेंस के ऊपर सारे वज़राए ज़राअत की एक मीटिंग भी हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अब बहरहाल जब हमारी फौज आ गई है तो हम ये तवक्को रखेंगे कि चलें वो इनको छाटा छाटा लगा के ठीक करके चला लेंगे कि बाबू क्यों बैठे रहे और पिछले बाबुओं ने क्या किया था, वजीरों ने किया था, कहानी तो मैंने आपको सुना दी। ठीक, तो फिर होना तो यही था कि ढाके वही तीन पात। अब देखते हैं कि क्या बनेगी हमारे साथ। ठीक है, दुरुस्त। अमजद शोएब साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि ये बहुत ही बड़ा एक मसला जिससे कि बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने कभी भी कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की। तरीकाकार इसका एक ही है, ये इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो ये कि ये टिड्डी दल अमूमन इंडिया की तरफ से आती है और ये पूरा रेगिस्तान का इलाका क्रॉस करके सिंध में या सिंध और पंजाब का जो दरमियानी इलाका है वहां पहुंचती है। अब इन इलाकों में आने के लिए जब वो डेजर्ट क्रॉस करती है तो इनको लोकेट किया जाता है हेलीकॉप्टरों के जरिए, और फिर जब ये रास्ते में डेजर्ट में रुकती है तो इनके ऊपर एरियल स्प्रे किया जाता है जिससे कि इनको तबाह किया जाता है। बदकिस्मती ये है कि प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान का है उसके पास जितने भी जहाज थे जिनसे एरियल स्प्रे हो सकता था सब खराब पड़े हैं, गालिबन एक ठीक है। अब इतने सारा साल हुकूमतें बदल गई, ये चीज में मेरा ख्याल है पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि इतने जहाज खराब हैं, जहाज ना ठीक कराए किसी ने, ना नए जहाज लिए गए। अब ये इस दफा फौज को इन्होंने इन्वॉल्व किया है और मुझे तवक्को है कि कुछ बेहतर होगा। अब इसमें प्लांट प्रोटेक्शन यानी स्प्रे का काम के साथ दूसरा हिस्सा ये कि जो टिड्डी दल बच जाती है वो जाके जब फसलों पे करती है, वहां पे अटैक करती है, तो फसलों के अंदर लोग खड़े किए होते हैं जो टिड्डी दल को बैठने नहीं देते, वो वहां पे उड़ाते रहते हैं। उसके लिए भी जब मैंने ये ऑपरेशन एक दफा किया था बहुत पहले, तो हमने आर्मी को खेतों में डिप्लॉय किया था और वो टिड्डी को बैठने नहीं देते थे, जिससे कि टिड्डी जो है वो जब शहर की तरफ जाती थी तो मारी जाती थी। तो ये काम मेरा ख्याल है कि इस दफा हुकूमत पाकिस्तान ये जरूर कर रही है कि आर्मी को गालिबन उन्होंने इन्वॉल्व किया है, और मेरा अपना अंदाजा है कि आर्मी ये दोनों काम करेगी और स्प्रे के लिए कुछ जहाजों का भी इंतजाम करेगी। ठीक है, बिल्कुल आपकी राय हमने जानी। दीगर एक्सपर्ट्स की राय इसी पर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अयाज खान साहब, आपके ख्याल में कन्फ्यूजन की शिकार हुकूमतें अब टिड्डी दल का मुकाबला कैसे करने जा रही हैं? अच्छा, हम बिल्कुल जेनेरिक बात कर देते हैं जी, हुकूमत ने किया कुछ नहीं। मैं थोड़ी देर पहले डॉक्टर जलाल आरिफ हैं फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने कहा समझूँ तो सही कि असल में ये कब ये हुआ है हमारे मुल्क में। तो वो बता रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, इसमें फोकल पर्सन हैं वो पेस्टिसाइड्स की साइड पे, और उनके जो वीसी हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने खासा काम किया। और ये 27 साल बाद ये अटैक हुआ, और ये वर्स्ट है। इससे पहले इतना शदीद अटैक टिड्डी दल का नहीं हुआ। बेसिकली वो बता रहे थे कि ये अफ्रीका से चलती है और बलोचिस्तान की सरहद से। हुआ ये कि इस दफ़ा ये शदीद इसलिए हुआ कि बाकी मुल्क अपने अपने तौर पे कुछ इकदाम कर रहे होते हैं इसको रोकने के लिए, इस दफ़ा किसी ने नहीं किया, इसलिए हम इसमें फंस गए। और सबसे ज़्यादा तबाही जो इस खित्ते इधर हुई वो राजनपुर में हुई। और वो बता रहे थे कि अगर इकदामात ना किए जाते जो अब तक गवर्नमेंट ने किए हैं, तो आप यकीन करें कि कैद साली का शिकार हो सकते थे हम। इस हवाले से अब जो काम होने जा रहा है यकीनन वो बहुत बेहतर होगा, लेकिन ये कहना गलत है कि गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर ना किया होता तो इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते। बिल्कुल ठीक। लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा तो ख्याल है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो जिस तरीके से आवाम के लिए वो मुतहर्रिक हुए हैं, तो मुझे मुर्शद गालिब का एक शेर याद आ रहा, अगर आप इजाज़त दें तो उसे मुर्शद का शेर, अगर कोई लफ्ज़ की गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो मतलब ये है कि अब तो जो हमें छुरी मारनी थी दुश्मन ने, वो तो अब उसने मार दी है और आखिरी सांसें हम ले रहे हैं। तो अब हमारे ये जो मसीहा है, ये इन्होंने भाग दौड़ बड़ी की है, और अब हमें नवीद भी ये सुनाई है कि जहाज़ कुछ उन्होंने बना लिए हैं। तो अब मुझे ये नहीं समझ आई कि इधर लाहौर में फुटपाथों पे ना पुलों के नीचे बड़े जहाज़ पड़े होते हैं, बैठे नशा कर रहे होते हैं, तो कहीं वो तो नहीं जहाज़ वो वाले कि उनको लेके चले जाएं। तो बहरहाल अभी खान साहब ने कहा कि जी हुकूमत ने काम बहुत किया है, तो अब हमारी ज़िंदगी रही तो हम काम देखेंगे। वो तो हमारे वज़ीर आज़म कोरोना के बारे में भी बहुत कहते हैं कि अब इसके साथ ही रहना होगा, पता हमें बहुत पहले लग गया था। तो बस यही सहारे ज़िंदगी है, तो जब तक चलते हैं कोरोना और टिड्डी दल के साथ। ठीक है। मोहम्मद इलियास साहब जी, गवर्नमेंट इस बारे में जो कर रही है उसके उन्होंने ये बहुत पहले करना चाहिए था। जब सिंध में आया था, अटैक हुआ था, तो उस टाइम इनको इकदाम करने चाहिए थे कि पंजाब में दाखिल होते वक्त रोकना चाहिए था। बहरहाल पंजाब के भी 11 अजला हैं जो मुतासर हुए, लेकिन ओकाड़ा में आके उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है, इधर इनको कामयाबी मिली। लेकिन ये देख रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो ये प्रलॉन्ग करेगा, वरना ये यहाँ से सहराई इलाके में निकल जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल में देख रहे हैं कि खरीफ की फसल को बचाया जाए, क्योंकि गंदम की फसल में काफ़ी हद तक है कि बचत हुई है और टारगेट इनके पूरे हुए। तो लेकिन ये आगे मुस्तकबिल में इसको बचाने के लिए इकदाम करने होंगे और इससे सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लानिंग की होती तो ये इतनी मुश्किलात ना होती। ये प्लानिंग मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा हो रहा है। इकदाम करना हो बचने के लिए, और मिसमैनेजमेंट का ये नतीजा है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।